तो अब नेक्स्ट एक जॉइंट फास्टेनर जो है वो है एक कॉटर जॉइंट। ठीक है। कॉटर जॉइंट जिस तरह से हम लोग थ्रेडेड जॉइंट में जो कि नट बोल्ट है, पावर स्क्रू जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं जॉइंट में, उसके बाद वेल्डेड जॉइंट था जहां पर हम लोग दो पार्ट्स को वेल्डिंग करके दोनों को ज्वाइंट करते थे। उसी प्रकार एक हम लोग का फास्टेनर जो है, फास्टेनर मतलब हो गया कि जिससे हम लोग दो मैकेनिकल पार्ट्स को ज्वाइंट करते हैं, तो उसमें से एक फास्टेनर एक कॉटर ज्वाइंट भी है। ठीक है। कॉटर ज्वाइंट का काफी पॉपुलर यूज भी है। हम लोग लोकली मतलब कई तरह के ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिसको हम लोग बाय कॉटर ज्वाइंट से हम लोग ज्वाइंट करते हैं। कॉटर को बेसिकली हम लोग हिंदी में कहते हैं पच्चर। ठीक है। पच्चर ठोक देना, पच्चर मार देना ही एक तरह का क्या है, ज्वाइंट है, जिसका हम अपना लोकल यूज में भी कई तरह का हमारे पास टूल्स हैं। जैसे कि खेत में किसान खेत में काम करने वाला, जैसे कुदाल होता है ना, कुल्हाड़ी होता है। तो उस सब में जो हम लोग हैंडल लगाते हैं, तो उस हैंडल में हम लोग कहीं ना कहीं इसी कॉटर जॉइंट के थ्रू ही हम उसको टाइट करते हैं। ठीक है। ये कॉटर एक तरह का वेज शेप का, वहां पर यहाँ पर जो हम लोकली यूज करते हैं वो जनरली हम लोग कोई एक लकड़ी का टुकड़ा काट के डाल देते हैं। ठीक है। उसी से हम लोग उसके हैंडल को, जैसे कुदाल है तो कुदाल और उसके हैंडल को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम मैकेनिकल पार्ट में जाते हैं कोई भी मशीन में, तो कॉटर ज्वाइंट का जो मोस्टली यूज है कि ये कॉटर ज्वाइंट यूज होता है कनेक्ट टू को एक्सियल रॉड, मतलब दो को एक्सियल रॉड, जैसे कि एक रॉड ये हो गया और इसी सेम एक्सिस पर हो, है ना, सेम एक्सिस पर हो दूसरा रॉड। तो इन दोनों रॉड को अगर हमें ज्वाइंट करना है, जैसे कि हमारे मैकेनिकल एप्लीकेशन में कई तरह के ज्वाइंट होते हैं, जैसे शाफ्ट को हमको दो शाफ्ट को ज्वाइंट करना रहता है। ठीक है। तो वहां भी दोनों शाफ्ट को एक्सियल रहता है, एक इंजन का होता है, एक दूसरा कोई और जो डिवाइस होती है उसकी शाफ्ट होती है। तो इसको हम लोग बहुत तरह से हमारे पास ज्वाइंट का सुविधा है, की से ज्वाइंट कर देते हैं, कपलिंग से ज्वाइंट कर देते हैं, या अगर परमानेंट ज्वाइंट करना है तो डायरेक्ट हम वेल्डिंग ही कर देते हैं, है ना। एक क्वार्टर ज्वाइंट भी हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। तो क्वार्टर ज्वाइंट का इस्तेमाल हम लोग वहाँ कर सकते हैं जहां पर दो रॉड हो जो को एक्सियल हो, मतलब एक ही एक्सिस पे हो, दोनों ही रॉड को एक्सियल हो गया, और विच आर सब्जेक्टेड टू आइदर एक्सियल टेंसाइल फोर्स और एक्सियल को कॉम्प्रेसिव फोर्स, जो कि जिस जिस दो रॉड को हम ज्वाइंट कर रहे हैं बाय क्वार्टर से, उस वो रॉड जो है अंडर टेंशन या कंप्रेशन में होना चाहिए। इट मीन्स कि क्वार्टर ज्वाइंट का हम लोग यूज जो है वैसे शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं जो बेसिकली टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहा हो। इसमें हम क्वार्टर ज्वाइंट का यूज वहीं पे करते हैं जो अंडर टेंशन या कॉम्प्रेसिव फोर्स के अंडर हो, यानी कि दोनों ही रॉड पर टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा हो, तो क्वार्टर ज्वाइंट वहाँ हमारे लिए सुटेबल हो सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग किसी प्रकार के टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हम नहीं करते हैं। टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए जैसे दो शाफ्ट को हम लोग बाय कपलिंग की मदद से जोड़ देते हैं, तो वहां पर वो कपलिंग ज्वाइंट जो होता है वो टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है ना। इसमें कह रहा है कि क्वार्टर ज्वाइंट में जिन दो रॉड को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, एक रॉड होता है मतलब जो कोई भी इंजन का हो या कोई एक ऐसा पार्ट का, जिस दो मैकेनिकल डिवाइस, अगर दो मैकेनिकल डिवाइस को हम लोग बाय क्वार्टर से ज्वाइंट कर रहे हैं, तो एक रॉड एक मैकेनिकल डिवाइस का होगा, दूसरा रॉड जो है दूसरे मैकेनिकल डिवाइस का होगा, और इन दोनों को हम क्वार्टर से ज्वाइंट करते हैं। जैसे इसका कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस कभी कभी जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल है कि ज्वाइंट बिटवीन पिस्टन रड एंड क्रॉस हेड ऑफ स्टीम इंजन, जब हम लोग स्टीम इंजन को देखते हैं तो उसका जो क्रॉस मतलब पिस्टन रड होता है और एक क्रॉस हेड होता है, तो इन दोनों के बीच का जो ज्वाइंट होता है क्रॉस हेड और पिस्टन रड का, वो बाय क्वार्टर से ही ज्वाइंट किया हुआ रहता है। ठीक है।
दूसरा है कि ज्वाइंट बिटवीन पिस्टन रड एंड द टेल या पंप रड, इसको हम लोग कहते हैं। ये भी एक कोई इंजन है, मतलब स्टीम इंजन का ही टाइप में, जिसमें पिस्टन रड और उसके पंप रड या टेल रड को जो है सो कॉटर से ज्वाइंट किया जाता है। फाउंडेशन बोल्ट है, मतलब कई सारे तरह का जो हम लोग स्ट्रक्चरल निर्माण जब हम लोग करते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे फाउंडेशन बोल्ट में इस कॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। और भी हम जैसे लोकल यूज बता दिए कि बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर का, वो सब कॉटर जॉइंट से भी जोड़ा जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन में कॉटर जॉइंट में, जैसे कि हम यहाँ से फिगर देख सकते हैं, कॉटर जॉइंट का जैसे कि हम दो रॉड को हम जोड़ रहे हैं, तो एक रॉड हमारा यहाँ पर रॉड ए हो गया, ठीक है, और एक रॉड जो है दूसरा यहाँ पर रॉड बी हो गया, है ना। रॉड ए के ऊपर जो है एक सॉकेट लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये क्या है, एक सॉकेट लगा हुआ है, ये उसका सॉकेट इंड कहलाता है एक रॉड के ऊपर। ये जो है ये जो इनलार्ज पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं सॉकेट का कॉलर हो गया, ये क्या हो गया, सॉकेट कॉलर, ठीक है। ये एक मेटल पीस है। ये कॉटर जो है, कॉटर क्या होता है, एक मेटल पीस होता है, मेटल का टुकड़ा होता है, जिसका विड्थ, यहाँ पर देखिए, ये सॉरी विड्थ बोले, थिकनेस, इसका थिकनेस जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, मतलब ये इसका थिकनेस जितना इधर टी होगा, ये उतना ही जो है सो इधर भी टी थिकनेस होगा, इसका यूनिफॉर्म थिकनेस होता है। लेकिन कॉटर जो होता है ये वन साइडेड टैपर्ड होता है, ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, तो हम लोग याद रखेंगे, कॉटर जो होता है वन साइडेड टैपर्ड होता है, दोनों साइड नहीं, एक ही साइड इसका टैपर्ड रहता है, एक साइड इसका जो ये एज होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन थिकनेस इसका पूरा होल क्वार्टर का यूनिफॉर्म होता है। ये टैपर बेसिकली इसके वेज शेप के लिए बनाया जाता है ना, क्योंकि ये जो है पार्ट दूसरा रॉड के ऊपर जो इसमें एक असेंबली किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्पीगॉट इंड, ठीक है, ये स्पीगॉट इंड हो गया। इस स्पिगॉट इंड में जो यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है एक छोटा सा, इसी स्लॉट में हम इस कॉटर को इंसर्ट करते हैं, तो इसका जैसे बॉटम का जो विड्थ है, बॉटम पार्ट का वो थोड़ा छोटा होगा, और टॉप पार्ट का जो विड्थ होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, तभी तो ये टैपर्ड हुआ। तो टैपर्ड होने से क्या हो गया कि ये बॉटम पार्ट का जो ये एज है, ये जब हम इसको इस स्पिगॉट के या सॉकेट के जो बना हुआ यहाँ पर स्लॉट है, इसमें हम इंसर्ट करेंगे, तो ये कुछ डिस्टेंस तक जो है आसानी से ये यहाँ पर इंसर्ट कर जाएगा। लेकिन अब जो है तो अब इंसर्ट आगे नहीं कर रहा है ये फर्दर, इसलिए क्योंकि ये इसका विड्थ जो है लगातार टॉप एज की तरफ इंक्रीज करते जा रहा है, टैपर्ड है ये, तो अब ये आसानी से जाएगा नहीं। तब हम लोग इसको बाय हैमरिंग एक्शन से अगर इसको हम लोग इस पर हैमर मारेंगे, तो फिर ये कुछ डिस्टेंस तक जो है सो और वो आराम से अंदर चला जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ से जितना डिस्टेंस ये ऊपर जाएगा, उतना ही ये टाइट फिटिंग देते जाएगा, तो यही टाइटनेस जो इसकी लगातार टॉप एज की तरफ, मतलब ये हो गया कि कॉटर को जब हम इंसर्ट करेंगे, ये कॉटर हमको जितना नीचे तक यहाँ से जाते जाएगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पर टाइटनेस एक्शन मिलेगा। इसी टाइटनेस एक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेज एक्शन। वेज एक्शन जो होता है वो बेसिकली टाइटनेस एक्शन होता है, मतलब हो गया कि कोई भी चीज को हम जितना ज्यादा टाइट कर देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स उतनी ही हाई हो जाती है ना। तो वेज एक्शन एक तरह का फ्रिक्शन ही फोर्स हुआ। जैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने के लिए दो तरीका है कि एक तो हम लोग म्यू मतलब सरफेस रफनेस को बढ़ा दें, और दूसरा नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा दें। तो म्यू तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे निर्भर करता है, तो वो एक मटेरियल के लिए म्यू का मान फिक्स होता है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हम लोग यही टाइटनेस दे करके नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इससे फ्रिक्शन बढ़ती है, और ज्यादा टाइट एक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन
जनरेट करता है, जो इसको स्लिपिंग के चांसेस से बचाता है और उसका लूजनेस से भी उसको अवॉइड करता है। तो इस प्रकार से क्वार्टर ज्वाइंट के लिए एक रॉड के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, सॉकेट इंड लगा हुआ रहता है। दूसरे रॉड के ऊपर जो है एस्पिगॉट इंड लगा हुआ रहता है। एस्पिगॉट, ये जो इनलार्ज पार्ट जो हमको एस्पिगॉट इंड पे दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये कॉलर है, किसका, एस्पिगॉट का कॉलर। इसको हम लोग एस्पिगॉट कॉलर कहते हैं। ये एस्पिगॉट कॉलर इसलिए लगाया जाता है ताकि जब हम इस एस्पिगॉट इंड को हम लोग यहाँ सॉकेट के अंदर अगर हम इंसर्ट करेंगे, तो ये कॉलर जो है, यानी कि ये यहाँ से लेकर के इतना ही हिस्सा जो है वो सॉकेट के अंदर जाएगा, है ना। उसके बाद ये कॉलर जो है इसको रोक देगा आगे, मतलब ये रॉड अब इससे अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो इसका असेंबली कैसे होता है, तो एक रॉड के ऊपर सॉकेट लगा दिया, दूसरे रॉड के ऊपर स्पीगॉट लगा दिया। स्पीगॉट इंड को यहाँ से हम सॉकेट में इंसर्ट करते हैं और इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि ये जो सॉकेट का में जो बना हुआ ये स्लॉट है, ये स्लॉट और ये स्पीगॉट में जो बना हुआ स्लॉट है, ये दोनों ही एक बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मैच कर जाए, है ना। यानी ये स्लॉट आर पार है इसके, इस स्पीगॉट में भी और यहाँ पर सॉकेट में भी, ये दोनों ही स्लॉट क्या है, आर पार है। तो जब हम स्पीगॉट इंड को सॉकेट कॉलर में इंसर्ट करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि इसका जो स्लॉट है और इसका जो स्लॉट है, दोनों ही स्लॉट एक दूसरे के मतलब आमने सामने आ जाए, दोनों मतलब मैच कर जाए। उसके बाद क्या होगा कि इस स्लॉट में हम इस क्वार्टर को लेते हैं और यहाँ से लेकर के और स्लॉट में लाते हैं और इसमें इसको इंसर्ट कर देते हैं। और इंसर्ट कर देने के बाद फिर हम लोग इसको बाय हैमर से इसको और थोड़ा सा पुश कर देते हैं अंदर की ओर, जिससे इसमें टाइटनेस एक्शन आ जाता है और फिर ये ज्वाइंट हमारा बन जाता है ना। यहाँ पर जैसे कि ज्वाइंट का एक टॉप व्यू दिखाया गया है कि ये सॉकेट इंड है और ये स्पीगॉट इंड को पूरी तरह से यहाँ से सॉकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया गया और दोनों का ही स्लॉट एक दूसरे के ऊपर आ गया। तब यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर एक क्वार्टर को लेकर के और इस क्वार्टर को लेकर के इस पूरे स्लॉट के अंदर डाल दिया, तो फिर यहाँ से एक क्या बन गया, ज्वाइंट बन गया। अब जो है इन दोनों ही रॉड पर एक टेंसाइल लोड पी लग रहा है, इधर भी एक टेंसाइल लोड पी लग रहा है। तो ये दोनों ही रॉड अब क्या है, अंडर टेंशन में है। लेकिन अभी ये दोनों रॉड जो है वो ये दोनों रॉड अब जो है क्या हो चुका है, ज्वाइंट हो चुका है बाय क्वार्टर से। तो इसलिए अब ये दोनों ही रॉड अलग नहीं होगा, है ना। इसका जो फिगर है यहाँ पर एक सेक्शन में दिखाया गया है ना, जिसका हम लोग सीधा बोले फ्रंट व्यू हमें दिखाया गया है। फ्रंट व्यू में इसी फिगर को हम लोग को समझना है। ये रॉड ए है, रॉड ए के ऊपर ये लगा हुआ क्या है, सॉकेट है, ये सॉकेट हो गया, जो कि फ्रंट व्यू में हमको एक रेक्टेंगल टाइप दिखेगा। ऐसे वो सिलिंड्रिकल शेप का है, लेकिन फ्रंट व्यू में हमको रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये सॉकेट का ही ये मतलब पार्ट है और इसके बाद यहाँ से ये रॉड बी हो गया और रॉड बी के ऊपर ये स्पीगॉट लगा हुआ है और ये स्पीगॉट को अंदर इंसर्ट कर दिया और इस स्पीगॉट का स्लॉट जो यहाँ पे था और सॉकेट का स्लॉट यहाँ पे था, ये दोनों ही स्लॉट एक दूसरे के ऊपर आ गया। तब यहाँ पर क्या किया, ये क्वार्टर को इंसर्ट कर दिया। तो क्वार्टर का देख रहे हैं कि इधर का साइड जो है ये टैपर्ड है, ये क्या है, टैपर्ड है। और ये शायद ये एज बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, ज्वाइंट बन गया। इसी का साइड व्यू में हमको यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। अब हम लोग इसमें चलते हैं डायमेंशन की ओर। ठीक है, कि जो नोटेशन है थोड़ा सा क्वार्टर ज्वाइंट में नंबर ऑफ नोटेशन कुछ ज्यादा है, बट डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अगर समझ में आ गया तो ये बिल्कुल हम लोग खुद से बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है।
तो जैसे कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कि पी पी क्या है, यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स जो कि लग रहा है, दोनों ही रॉड के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, क्या यहाँ पर पी। ठीक है, ये जो पी है टेंसाइल फोर्स है। इसके बाद जो है रॉड के डायमीटर को यहाँ पे हम लोग नोटेशन दिए हैं, पी को टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड, डी स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ ईच रॉड। यहाँ पर कौन सा रॉड का डायमीटर हुआ, तो ये जो रॉड ए है, ये रॉड ए और ये रॉड बी, ये दोनों ही रॉड हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों ही रॉड क्या है, सेम डायमीटर का है। तो इसके डायमीटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नोटेशन है D1। D1 है आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, यानी सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं, तो ये वाला जो हमको डायमीटर है, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ से ये जो डायमीटर है, ये हमारा D1 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, D1 डायमीटर, ये रॉड का डायमीटर D है, और रॉड के ऊपर सॉकेट इंड लगा हुआ है, इस सॉकेट इंड में ये D1 उसका क्या है, आउटसाइड डायमीटर। देखिए सॉकेट एक तरह का हॉलो सिलेंडर है, सॉकेट क्या है, एक तरह का यहाँ पर हॉलो सिलेंडर है ये। तो हॉलो सिलेंडर है, तो इसका जो यहाँ पर आउटसाइड डायमीटर होगा, ये इसका आउटसाइड डायमीटर, इसको हम लोग D1 मानते हैं। और इसका जो इनसाइड डायमीटर होगा, ये इनसाइड डायमीटर, और इस सॉकेट के होल जो बना हुआ है सॉकेट में, इसी में हम लोग एस्पिगॉट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं ना। तो जो एस्पिगॉट का आउटर डायमीटर होगा, वही सॉकेट का इनर डायमीटर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग D2 माने हैं किसको, डायमीटर ऑफ एस्पिगॉट का, क्योंकि एस्पिगॉट एक तरह का सॉलिड सिलेंडर है। एस्पिगॉट क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। यहाँ पर सॉकेट क्या है, वो हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर में दो डायमीटर होगा, और सॉलिड सिलेंडर में एक ही डायमीटर होता है। तो एस्पिगॉट एक सॉलिड सिलेंडर है, इसीलिए इसका सिर्फ एक आउटर डायमीटर इसका क्या है, D2 है। और यही एस्पिगॉट सॉकेट में इंसर्ट करती है, इसीलिए ये जो सॉकेट का इनर डायमीटर होगा, वो एस्पिगॉट के आउटर डायमीटर के बराबर होगा। तो इसीलिए D2 को हम लोग या तो एस्पिगॉट के डायमीटर कहते हैं, या इनसाइड डायमीटर यानी इनर डायमीटर ऑफ सॉकेट, सॉकेट का इनर डायमीटर हो गया, सॉकेट का आउटर डायमीटर D1 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर D3 है। D3 डायमीटर ऑफ एस्पिगॉट कॉलर है, यानी एस्पिगॉट के ऊपर जो कॉलर बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एस्पिगॉट का ये क्या है, कॉलर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो डायमीटर है ये कॉलर का, ये D3 है ना। यहाँ पर फिगर में जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एस्पिगॉट को इंसर्ट किया गया सॉकेट में, तो ये वाला जो है ये इसका क्या है, सॉकेट, ये एस्पिगॉट का ये कॉलर है, ये एस्पिगॉट कॉलर है। तो एस्पिगॉट कॉलर इसी का ये डायमीटर यहाँ से ये क्या है, D3 है। ठीक है, और ये वाला जो है ये सॉकेट का कॉलर है, ये क्या है, सॉकेट का कॉलर है। ये सॉकेट का कॉलर और एस्पिगॉट का कॉलर एक दूसरे के ऊपर अगर मीट कर गया, तो फिर ये रॉड अब अंदर नहीं जाएगा। तो इस एस्पिगॉट के का ये सॉरी सॉकेट का जो ये कॉलर है, इसके डायमीटर को D4 हम लोग सिंबल देते हैं। यानी कि एस्पिगॉट के कॉलर के डायमीटर को D3 और सॉकेट के कॉलर का डायमीटर जो है D4, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, D4 क्या है, डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर है। इसके बाद ए क्या है, तो ए है डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ स्लॉट टू द एंड ऑफ एस्पिगॉट। मतलब हो गया कि स्लॉट के एंड से और एस्पिगॉट का जो मतलब एस्पिगॉट का जहां पर स्लॉट है, यानी कि यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं कि देखिए एस्पिगॉट में यहाँ से हमारा स्लॉट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्लॉट बनाने के स्टार्ट हुआ है। तो ये स्लॉट से लेकर के और एस्पिगॉट का जो ये जो एंड है, ये दूरी हमारा ए है।
क्या है, मतलब रॉड ये स्पीगॉट का जो इंड है, ये स्पीगॉट का इंड हुआ, इस स्पीगॉट के इंड से स्लॉट जहां तक से स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, इस स्लॉट से लेकर के और स्पीगॉट इंड के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ए है। इसको यहाँ पर यहाँ दिखाया गया, ये जो है सो यहाँ देख रहे हैं कि स्पीगॉट में यहाँ से स्लॉट स्टार्ट हुआ है और स्पीगॉट का एंड यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ए। हम लोग सिंबल दिए। बी, बी है मीन विड्थ ऑफ कॉटर। जैसा कि हम बताएं कि कॉटर जो है यहाँ पर क्या है, टैपर्ड है। तो टैपर्ड है तो इसका बॉटम एज जो होगा वो सबसे कम विड्थ का होगा और टॉप एज जो होगा मैक्सिमम विड्थ का होगा। तो बी जो है तो हम लोग एक मीन विड्थ मान लेते हैं कि कॉटर का विड्थ है एक मीडियम में, मीन में, है ना, क्योंकि ये टैपर्ड है तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वैरी करता है, तो इसीलिए हम लोग एक मीन विड्थ मान लिए बी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट सिंबल है सी। सी क्या है, तो एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम स्लॉट टू एंड ऑफ सॉकेट कॉलर, यानी कि स्लॉट से लेकर के और सॉकेट, सॉकेट का जो एंड है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉकेट में यहाँ से स्लॉट स्टार्ट हुआ है और सॉकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या है, सी है। जहां से स्लॉट स्टार्ट हुआ है और सॉकेट का जहां पर एंड है, तो ये दूरी उसका क्या है, सी है। यहाँ पर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से स्लॉट स्टार्ट हुआ है और ये सॉकेट यहाँ पर जो है खत्म हो गया, सॉकेट का कॉलर यहाँ पे खत्म हो गया, तो इन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस क्या है, सी है। इसके बाद जो है टी, टी है थिकनेस ऑफ कॉटर, यानी कि यहाँ पर जो कॉटर का जो थिकनेस है, जैसे हम बताएं कि ये कॉटर जो होती है यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है, तो ये टी इसका क्या है, थिकनेस है कॉटर का। और T1 जो है ये थिकनेस है स्पीगॉट के कॉलर का, मतलब ये है स्पीगॉट का कॉलर, ये स्पीगॉट का कॉलर हुआ और इसका जो यहाँ पर थिकनेस है, ये थिकनेस हो गया, ये T1 है, ये सिंबल हमारा T1 है। ठीक है, सो स्पीगॉट के कॉलर का थिकनेस हुआ। और एल जो है लेंथ ऑफ क्वार्टर है, ये एल क्या है, इसका लेंथ ऑफ क्वार्टर, मतलब ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये उसका क्या है, लेंथ ऑफ क्वार्टर है। तो इस प्रकार से हम लोग सारे डायमेंश को क्वार्टर ज्वाइंट के ऊपर हम लोग देख लिए। और अब हम लोग को यहाँ से पढ़ना है कि ये डिजाइन इसका कैसे होगा। तो हम क्या क्या देख रहे हैं कि क्वार्टर ज्वाइंट में जो कौन कौन से पार्ट्स हैं, जितना पार्ट्स रहेगा उतने पार्ट्स को हमें डिजाइन करना पड़ेगा, शेप करना पड़ेगा। तो क्वार्टर ज्वाइंट में एक पार्ट हमारा रॉड है, ठीक है, दोनों ही रॉड सेम है, रॉड ए और रॉड बी दोनों ही क्या है, सेम है। अगर मान लीजिए कि रॉड ए और रॉड बी दोनों का मतलब डायमीटर अगर अलग अलग है, तो दोनों में ही जो छोटा वाला डायमीटर का रॉड होगा वो कमजोर होगा, अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है और छोटा बड़ा डायमीटर है भी, तो जो छोटा डायमीटर का होगा वो कमजोर होगा, तो जो कमजोर होता है उसी को हम डिजाइन के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है, और नहीं तो ऐसे जनरली दोनों ही जो है सो रॉड का डायमीटर हम एज्यूम करते हैं सेम है। तो एक एक पार्ट ज्वाइंट में रॉड हो गया, दूसरा पार्ट इसमें सॉकेट हो गया, जो सॉकेट एक रॉड के ऊपर सॉकेट लगा हुआ रहता है, तीसरा पार्ट क्वार्टर हो गया और चौथा पार्ट जो रॉड के ऊपर एक स्पिगॉट लगा हुआ है वो हो गया, है ना। तो इस तरह से इसमें चार पार्ट है क्वार्टर ज्वाइंट में, कौन कौन, रॉड, सॉकेट, क्वार्टर और स्पिगॉट, यही चार वो पार्ट को हमें क्या करना है, डिजाइन कर देना है। और उस मतलब इतना डायमेंशन हम सारे पार्ट्स को देंगे कि इस पर जो लगने वाला ये टेंसाइल लोड P है, उस P को ये आसानी से क्या कर ले, कैरी कर ले, है ना। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है डिजाइन करते हैं। ठीक है, जिसमें से क्वार्टर ज्वाइंट में सबसे पहला स्टेप जो है हम लोग यहाँ पर
रॉड का डिजाइन करते हैं कि जो पहला पार्ट रॉड है, दो रॉड लगा हुआ है ए और बी, तो दोनों रॉड में से अगर एक रॉड भी अगर टूट गया तब भी ये ज्वाइंट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। अच्छा, पूछेगा कि क्वार्टर ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो ये एक टेम्पररी ज्वाइंट है। ठीक है, यानी कि इसको असेंबली और डिसेंबलिंग करने के लिए हमें कोई पार्ट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम उनको इस ज्वाइंट को डिसेंबल करना होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसमें जो लगा हुआ यहाँ पर कॉटर है, इस कॉटर को थोड़ा सा नीचे से हैमर मारेंगे, तो ये कॉटर टैपर होने के चलते जैसे ही इसमें नीचे से हैमर मारेंगे तो ये ऊपर की ओर जैसे ही थोड़ा सा मूव किया तो ये ढीला हो जाएगा। उसके बाद इस क्वार्टर को हम लोग निकाल देंगे, और निकाल देंगे तो यहाँ से स्पीगॉट और जो सॉकेट है ये दोनों ही अलग अलग हो जाएगा। फिर जब असेंबल करना होगा तो सेम प्रोसेस से दोनों को एक पोजीशन में लाएंगे ताकि दोनों का स्लॉट एक पॉइंट पे आ जाए, और तब क्वार्टर को इंसर्ट कर देंगे। तो इसमें कहने का मतलब असेंबली और डिसेंबलिंग करने में हमें कोई भी पार्ट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस कारण से ये एक तरह का क्या हो गया, टेम्पररी ज्वाइंट हो गया। तो अब यहाँ पर जो लोड लग रहा है इस ज्वाइंट के ऊपर, हम लोग पी एक टेंसाइल लोड लग रहा है, तो ये सारा जितना चारों का चारों पार्ट है वो अंडर टेंशन में है। अंडर टेंशन शियर सब होगा, क्रशिंग भी होगा, लेकिन सब पर जो लोड लग रहा है वो सेम लोड लग रहा है। पी ही यहाँ पर क्या कर लग रहा है, लोड जो पी एक्ट हो रहा है टेंसाइल लोड, वो सारे पार्ट्स के ऊपर पी लोड लग रहा है। तो इन सारे पार्ट के पास इतना सफिशियंट स्ट्रेंथ हो कि ये इस लोड पी को वो कैरी कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं रॉड का। मान लीजिए कि ज्वाइंट अगर हमारा मजबूत है और रॉडे कमजोर है, तो हो सकता है कि हमारा रॉड ही टूट जाए, है ना। पहला चीज इसमें क्या हो सकता है संभावना, कि इस ज्वाइंट मजबूत है, सॉकेट स्पीगॉट कॉटर सब मजबूत है, रॉडे कमजोर है। तो रॉड कमजोर है तो ये मतलब रॉड क्या है, सिर्फ अंडर टेंशन में है। रॉड पर ओनली ऑन सिर्फ क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इसमें कोई भी शियर या क्रशिंग जैसा कोई भी फोर्स जो है रॉड पे नहीं लग रहा है। इसमें सिर्फ क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो रॉड जो फेल करेगा वो ओनली बाय टेंशन से ही फेल करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये रॉड ब्रेक होता है तो इस पर जो हमको एरिया देखने को मिलेगा, यानी कि इस पर जो एरिया सिंपली ये इसका जो टेंसाइल एरिया जो हमको दिखेगा वो एक सर्कुलर एरिया ही दिखेगा। अगर ये रॉड यहाँ से ब्रेक कर गया, सिंपल चीज है, ये रॉड है और इस रॉड के ऊपर मतलब यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो हो सकता है ये रॉड यहीं से टूट जाए। तो टेंशन टेंशन में है ना रॉड, तो इसीलिए ये जो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो यहाँ पर हमने इसके डायमीटर को हमने क्या किससे एज्यूम किया है, स्मॉल डी से एज्यूम किया है। तो इसमें जो फेल्योर एरिया हो गया वो हमारा क्या हो गया, पाई/4 डी स्क्वायर, यही हमारा टेंसाइल फेल्योर एरिया हो गया। तो टेंसाइल फेल्योर एरिया ये निकल गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेस की मान निकाल देंगे। तो सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस जो रॉड में डेवलप करेगा वो है लोड पी, अब बाय जो फेल्योर एरिया है पाई/4 डी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर रॉड का हमको परमिसिबल लिमिट दिया हुआ रहेगा, लोड पता रहेगा, तो यहाँ से हम लोग डी बराबर क्या हो जाएगा, √4p/पाई इंटू सिग्मा टी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा टी जो अलाउएबल है, अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और हम लोग यहाँ से डायमीटर का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये जो डायमीटर का वैल्यू आएगा वो डायमीटर जो है इस पी लोड के लिए को कैरी करने में क्या होगा, सफिशियंट होगा। तो रॉड सिर्फ एक ही तरह से फेल करेगा, टेंसाइल फेल्योर, और उसका हम लोग डिजाइन जो है इस फॉर्मूला से कर देंगे। देखिए क्वार्टर ज्वाइंट है बिल्कुल आसान, इसमें थोड़ा नंबर ऑफ फॉर्मूला ज्यादा है, बट इसमें हम लोग को सिर्फ क्या करना है, हमको फेल्योर एरिया ढूंढना है और
हमें देखना है कि वो पार्ट कौन कौन से मोड से फेल करेगा, वो टेंसाइल से फेल करेगा, शियर से करेगा, क्रशिंग से करेगा, या तीनों से करेगा, या कोई भी दोगो से करेगा। तो यही हमको मोड ऑफ फेल्योर ढूंढना है। अब जब मोड ऑफ फेल्योर ढूंढ लिए तो हमको फेल्योर एरिया ढूंढना है, और फेल्योर एरिया निकल गया तो सिंपल चीज है कि स्ट्रेस बराबर होता है लोड पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर जो है सारा का सारा पार्ट जो है वो अंडर पी लोड के अंडर ही है। तो सिर्फ हमको सिर्फ यहाँ पर एरिया ढूंढते जाना है, और जिस तरह का स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा तो नॉर्मल एरिया लेंगे, शियर स्ट्रेस होगा तो शियर एरिया लेंगे, क्रशिंग होगा तो क्रशिंग एरिया लेंगे। तो रॉड में एक ही मोड है टेंसाइल फेल्योर, जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, वो है डिजाइन ऑफ एस्पीगॉट, एस्पीगॉट इंड का डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर है एस्पीगॉट डिजाइन है। तो जैसा कि हम बताएं कि सारा का सारा चारों पार्ट जो है वो अंडर टेंशन में है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे कि ये एस्पीगॉट अगर हमारा कमजोर है, बाकी सॉकेट रॉड कॉटर सब मजबूत है, अगर एस्पीगॉट कमजोर है तो वो कैसे कैसे फेल कर सकता है। तो एक फेल्योर इसका टेंसाइल होता है। टेंसाइल फेल्योर में क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर जो एस्पीगॉट है वो इस तरह से, यहाँ जो हमको दिख रहा है यहाँ पर फिगर में, ये बेसिकली हमको टेंसाइल फेल्योर का दिख रहा है कि अगर ये एस्पीगॉट टेंसाइल फेल कर जाती है तो वो यानी कि यहाँ से वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये दोनों ही पार्ट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जैसे ही इसका ब्रेकिंग हो गया तो पूरा का पूरा ज्वाइंट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये टेंसाइल मतलब फेल्योर है किसका, एस्पीगॉट का। तो इसमें हम लोग एरिया ढूंढेंगे। तो देखिए एस्पीगॉट जो है वो कहाँ से टूटेगा, जहां पर उसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन उसका कहाँ है, तो जहां पर उसका स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये एस्पीगॉट है, तो एस्पीगॉट का यहाँ पर जो डायमीटर हम लोग माने हैं वो D2 माने हैं। ये एक तरह का, जैसे हम बताएं कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, तो ये D2 इसका डायमीटर है। तो ये जब भी टूटेगा तो जहां पर इसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा वही ना, तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन यहीं पे होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, स्लॉट कटा हुआ है, यानी थोड़ा मटेरियल इसमें से निकाला हुआ है। यहाँ का मटेरियल की बात करें तो यहाँ पूरा का पूरा रॉड है, तो एरिया यहाँ ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर स्लॉट होने की वजह से एरिया कुछ क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी टूटेगा तो ये यहीं से टूटेगा, तो यहीं से टूटेगा तो इसका मतलब जो हमको सेक्शन दिखेगा, तब हम लोग अगर इधर से साइड व्यू से अगर हम ब्रेकिंग एरिया को देखेंगे, जैसा कि हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये यहाँ से इसको देखिए, तो ये यही हमको एक ब्रेकिंग एरिया दिख रहा है, जो हम एक सेक्शन एरिया लेते हैं। तो इस सेक्शन एरिया का मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर अगर ये पूरा का पूरा यहाँ पर मतलब मटेरियल रहता तो इसका पूरा एरिया π/4 इंटू D2 का स्क्वायर हो जाता पूरा एरिया। अगर यहाँ पर स्लॉट नहीं रहता तो ये पूरा एरिया इसका सर्कुलर है, तो सर्कुलर क्या होगा, π/4 D2 स्क्वायर। लेकिन इस π/4 D2 स्क्वायर में यहाँ से लेकर के, यानी कि ये मटेरियल यहाँ से रिमूव किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप का हमको मटेरियल यहाँ से एक रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वार्टर का जो थिकनेस टी है, उतना ही थिकनेस दोनों चाहे स्पीगॉट हो या सॉकेट हो, दोनों का जो स्लॉट कटा हुआ है उसका भी थिकनेस टी ही होगा, है ना। दोनों का थिकनेस सेम ही है, मतलब जो क्वार्टर का थिकनेस है तभी ना ये दोनों एक दूसरे में इंसर्ट कर जाएगा। अगर ज्यादा थिकनेस इसका हो जाएगा तो फिर वो लूजली जो है तो इंसर्ट करेगा क्वार्टर, अगर ज्यादा मतलब कम थिकनेस रहेगा तो इंसर्ट ही नहीं करेगा। तो दोनों का थिकनेस क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हमको यहाँ से मटेरियल रिमूव है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया में से हम लोग घटा देंगे रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल में ये टी जो है इसका चौड़ाई हो गया और लंबाई इसका D2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा D2 इंटू टी। यही हमको क्या हो जाएगा, टेंसाइल फेल्योर एरिया। यानी कि जब हमारा स्पीगॉट अगर फेल करता है टेंशन मोड से,
टेंसाइल फेल्योर, तो उस समय उसकी फेल्योर एरिया क्या होगी, π/4 d2² माइनस d2 और इंटू टी, ये हो गया फेल्योर एरिया। तो बस हो गया, यहाँ से हम लोग फेल्योर एरिया निकाल दिए, यहाँ π/4 d2² माइनस d2 इंटू टी, है ना। तो यहाँ से स्ट्रेस बराबर, तो टेंसाइल एरिया है, टेंसाइल फेल्योर है, तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो सिग्मा टी बराबर हो जाएगा लोड जो पी है वो, अब बाय जो फेल्योर एरिया यहाँ पर π/4 d2² माइनस d2 इंटू टी। तो एक टेंसाइल हो गया। दूसरा जो एस्पिगॉट फेल कर सकता है वो शियर फेल्योर कर सकता है। देखिए शियर फेल्योर यहाँ पर ये कैसे करेगा, तो ये हो सकता है क्या कि जो यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ से देख सकते हैं, मतलब ये अभी स्लॉट जो है तो यहाँ तक ही है, ये स्लॉट इतना बड़ा है ना। तो ये इसको हम इधर खींच रहे हैं लोड से, ये भी इधर खिंचा रहा है लोड से, तो हो सकता है कि यहाँ से मेटल जो है तो ये पूरा का पूरा मतलब शियर करते हुए ये मटेरियल ही निकल जाए। जैसे कि हमको यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया है कि ये जो एस्पिगॉट है, यहाँ पर ये फिगर जो है बेसिकली हमको शियर का दिखाया रहा, ये भी है ना, कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले ये पार्ट जो है वो अंदर था, है ना, लेकिन लोड लगने से हो सकता है कि ये पूरा मटेरियल जो है यहाँ से जो पहले मटेरियल यहाँ था, ये पूरा का पूरा शियर होके ही क्या हो जाए, यहाँ से निकल जाए। अगर ये मटेरियल पूरा निकल गया तो ये रॉड जो है आगे की ओर खींचा जाएगा, यानी जॉइंट जो है वो फेल कर जाएगा। तो यहाँ पर एरिया जो बन रहा है ये शियर एरिया, ये डबल बन रहा है, एक तो ये इस तरफ बन रहा है और एक जो है सो उस तरफ उसके उस साइड भी बन रहा है, तो डबल शियर एरिया बन रहा है। तो डबल शियर एरिया में ये जो मटेरियल हमको जब ये अगर निकल जाता है तो एक रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, तो रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, तो ये उसका हाइट d2 है, और यानी चौड़ाई इसका d2 हो गया, और लंबाई इसको यहाँ से यहाँ तक मतलब स्लॉट से इंड से लेकर के और स्लॉट के डिस्टेंस को हम लोग a माने थे, तो ये a हो गया, यानी a इंटू d2। देखिए ये वाला एरिया हमको बनेगा क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल में, जिसका d2 विड्थ है और a लंबाई है। तो ये इसका शियर एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू d2, ये एक तरफ का हो गया, और सिमिलरली ये इस तरफ का हुआ, तो ये उससे उस साइड वाला भी जो है, इस साइड वाला भी एरिया जो है, यानी कि एक तो इधर शियर बन रहा है और एक इधर शियर बन रहा है, दोनों तरफ बन रहा है। तो ए प्लस ए इंटू d2 प्लस ए इंटू d2 यानी 2a इंटू d2, ये टोटल शियर एरिया कितना बना, 2a इंटू d2। तो यहाँ से हम लोग जो है शियर एरिया निकाल दिए, तो ये शियर एरिया जो है फेल्योर एरिया 2a d2 आ गया, तो शियर स्ट्रेस बराबर हो जाएगा लोड P बाय 2a इंटू d2। तो ये हो गया शियर फेल्योर से, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर इसका परमिसिबल पता हो, लोड पता हो, ये A पता हो, तो यहाँ से d2 की मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं।